गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 का टॉपिक 5 विज्ञान साइंस का है। ये कोयला और पेट्रोलियम। इसमें हम कोयले और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे और इनकी महत्व के और आवश्यकताओं के बारे में समझेंगे। ठीक है। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। मूलभूत सुविधा कौन सी जो हमें अति आवश्यक है, जैसे वायु, जल, भोजन, ये मूलभूत आवश्यकता है। रहने के लिए मकान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात के साधन, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं तो कुछ सुविधाएं ऐसी होती है जैसे वायु, जल, मिट्टी, है ना, फसल, ये सारी चीज़ें मूलभूत सुविधाएं हमें प्रकृति से पाई जाती है। कुछ का निर्माण मानव प्रयासों से किया जाता है। जैसे लोहा है तो प्रकृति से प्राप्त होता है, लेकिन इनकी मशीनें बनाई जाती है तो मानव द्वारा बनाई जाती है। रुई भी क्या प्रकृति से प्राप्त होती है, लेकिन जो उसके में से वस्त्र बनाए जाते जो हम पहनते हैं वस्त्रों को, वही उसे मानव निर्मित कहे जाते हैं। तो आगे हम चलते हुए पढ़ेंगे क्रियाकलाप 5.1। आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। अब प्राकृतिक कौन कौन से दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले? वायु, जल, मृदा, खनिज। अलग प्रकार के खनिजों का हम उपयोग करते हैं। उसी प्रकार मशीनें, मकान, है ना, अनेक वस्तुएं जैसे कि घड़ी और लिखने के लिए पेन, चलाने के लिए कंप्यूटर, है ना, मोबाइल, ये सभी क्या मानव निर्मित है। तो ये अलग इस सूची बनाई। तो प्राकृतिक में कौन सा लिखा? वायु, जल, मृदा और खनिज आते हैं। ठीक है। और इसमें मानव निर्मित मोबाइल, टीवी, मशीनें, अनेक चीज़ें होती है। ठीक है। आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा प्रदत्त कराए जाते हैं। इसलिए हमने प्राकृतिक संसाधनों में वायु, जल और मृदा को, खनिज को रखा गया है। ये कौन से संसाधन है? ये प्राकृतिक संसाधन है। वायु, जल, मृदा, खनिज सम्मिलित है क्योंकि ये सभी प्रकृति का द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि प्रकृति से हमें ये प्राप्त होते हैं। ठीक है। आगे चलते। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? निश्चित ही। एक वायु दूषित हो सकती है, जल भी दूषित हो सकता है और मृदा भी रासायनिक तत्वों से दूषित हो सकती है। मानव क्रिया, अगर हम उसकी वायु, अगर अधिक मात्रा में हम उस वायु में दूषित गैसें छोड़ेंगे तो वायु प्रदूषण होगा, दूषित होगी। जल में दूषित जल मिलाएंगे तो दूषित रसायन मिलाएंगे तो उससे भी क्या होगा? जल दूषित हो जाएगा। मृदा में, मिट्टी में हम जब फसल उत्पादन करते हैं उसमें दूसरे ऐसे कार्बनिक पदार्थ और रसायनों का उपयोग करेंगे तो मृदा भी क्या होगी? मानवीय क्रिया जो हम करते हैं, ये सब मानवीय क्रियाओं द्वारा हम इनकी दूषित कर सकते हैं। मानवीय क्रियाओं से समाप्त हो सकते हैं। जल, ये है ना। जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? हाँ, जल अभी पृथ्वी पर 75% जल उपलब्ध है। फिर भी उपयोग करने के लिए जो पेयजल है या मानव के लिए उपयोगी है वो 1% जल ही उपयोगी उपलब्ध है ना। वो भी 1% में भी भूजल में और बर्फ के रूप में, हिम के रूप में हमें उपलब्ध हुआ है। बाकी 99% खारे जल की, समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। ठीक है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से, मतलब कि प्रकृति में जो विभिन्न संसाधन हैं जो उपलब्ध है की दृष्टि से, जो उपलब्ध है उनकी दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। जो उपलब्ध संसाधन है उन्हें हम कितने रूपों में बांटते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को 2 रूपों में बांटते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय जिसका क्षय नहीं होता है, और प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानव क्रिया से समाप्त होने वाले नहीं हैं। सूर्य का प्रकाश और वायु,
ये दूषित हो सकते हैं वायु, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। तो अक्षय मतलब उसका नष्ट नहीं हो, उसमें कमी नहीं आ सकती है। तो सूर्य का प्रकाश भी क्या होगा, अक्षय होने वाला है। तो ये कौन सा है, सूर्य का प्रकाश और वायु क्या, अक्षय प्राकृतिक संसाधन जिसका नष्ट नहीं होता है, लेकिन ये किसी न किसी तरह से दूषित होने के बाद भी वायु उपलब्ध रहती है, इसका क्षय नहीं होता है। उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश वो भी कभी उसका समाप्ति नहीं होती। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों को मात्र सीमित है। मात्रा क्या है इसमें, समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, कम मात्रा में ये जहाँ से उपलब्ध होते हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है स्रोत। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। हम मानवीय क्रियाएं जो करेंगे उसके द्वारा ही क्या हो सकता है, ये समाप्त हो सकते हैं एक समय। जैसे कि पेट्रोल का उदाहरण ले, कोयले का उदाहरण ले, गैस का उदाहरण ले, है ना, खनिज तत्वों का उदाहरण ले, वन्य जीव वनों का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो क्या एक समय के बाद ये समाप्त हो सकते हैं। तो ये मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण में वन, हम अधिक मात्रा में वन काटेंगे और लगाएंगे कम, तो क्या एक समय के बाद पृथ्वी वन मुक्त विनुक्त हो जाएगी। वन्य जीव, जो वन्य जीव अलग अलग प्रकार के हैं, उन वन्य जीवों को हम संरक्षित नहीं करेंगे तो एक समय के बाद ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर विलुप्त हो जाएंगे। खनिजों का भी, जैसे सोना, चांदी, तांबा, है ना, तो सब अनेक प्रकार के जो खनिज है इनका भी हम दोहन अधिक मात्रा में करेंगे तो क्या होगा, ये भी एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। कोयला भी एक लाखों वर्षों में बनाया जाता है, जैविक पदार्थ है, जिससे भी एक सीमित मात्रा से अधिक समय पर एक निश्चित समय में ये भी समाप्त होने की संभावना है। पेट्रोलियम भी एक करोड़ों वर्षों में निर्मित होता है, इसका भी सीमित मात्रा में स्रोत है हमारे पृथ्वी पर, ये भी एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, ये भी समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। अब आगे चलेंगे, क्रियाकलाप 5.2, यह कक्षा हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है, मतलब कक्षा में सामूहिक तौर पे इसको करना है। कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियाँ से भरिए। विद्यार्थियों को 7 समूह में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2, 3, 4 विद्यार्थियों वाले उप समूह में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए। ये उप समूह उपभोक्ताओं के निरूपित करते हैं जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं के कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपयोग करें, है ना। तो वो समूह होगा, उसमें से ये पात्रों में से वस्तु का जो रखेंगे सब सामग्री, मूंगफली और ये, है ना, तो ये सबका पॉपकॉर्न का जो क्या, इनमें से पात्रों को उपभोग करना है, वस्तुओं का उपभोग करें। उपभोग करने मतलब उसको काम में लें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थी से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र से वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। इस प्रकार ये एक पीढ़ी ने उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार लिया, दूसरी पीढ़ी ने लिया, तीसरी पीढ़ी भी को कहा जाएगा। जब तीसरी पीढ़ी आएगी तब तक क्या होगा, उपभोग के लिए उनके पास या तो बहुत सीमित या नहीं के प्रकार, नहीं के तक सीमित तक सामग्री उपलब्ध होगी, उससे संसाधन उपलब्ध नहीं है। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं के खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष है। इसका अर्थ ये इसमें समझाने का प्रयास किया गया कि सभी पीढ़ियाँ, है ना, तो सभी पीढ़ियों में, जैसे कि दादाजी के समय दादाजी ने अपनी आवश्यकताओं की वजह से आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग किया, प्राकृतिक संसाधनों का। उसके बाद उनका पुत्र जो पिताजी हैं उन्होंने उसका भी अच्छे से संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन उन्होंने अधिक मात्रा में दोहन किया, तो जो हमारे स्वयं की पीढ़ी आई है उस पीढ़ी के लिए वो शेष नहीं बचेंगे। तो या बचेंगे तो इतनी शेष कम बचेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये समाप्त होने वाले संसाधन है। तो आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ, कोयले, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है।
ठीक है। तो इसमें कोई प्रतिरूप अलग अलग उपभोग हो सकता है, किसी की ज़्यादा अधिक उपभोग करेंगे, किसी को कम करेंगे, तो इससे उपभोग हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। जैसे कि पहली पीढ़ी जो है, 3 पीढ़ियों में से प्रथम पीढ़ी है, वो संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग करे, लेकिन दूसरी पीढ़ी है, उसका अधिक मात्रा में आवश्यकता से अधिक उसका दोहन करने पर वो क्या एक समय के बाद उसको समाप्त होने की संभावना रहती है। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। क्या कोयला एक सीमित संसाधन है, पेट्रोल एक सीमित संसाधन है, प्राकृतिक गैस भी क्या है, सीमित संसाधन है। ये हमें तीनों ही भूगर्भ से, पृथ्वी की भूगर्भ से प्राप्त होता है, और इसमें इसके जो स्रोत हैं, जो जहाँ से उपलब्ध होते हैं, वो इसके सीमित हैं। और इसमें से अगर इसका अधिक दोहन किया जाए एक समय के बाद, निश्चित मात्रा में जो उपलब्ध है, निश्चित समय में ये अधिक दोहन करने पर यह विलुप्त मतलब कि समाप्त हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ियों को ये एक पिक्चर के रूप में ही दिखाया जाएगा या बताया जाएगा कि ऐसी कोई वस्तु होती थी, और उसमें उनके पास इन चीज़ों का उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, सजीव प्राणियों के मृत, जो सजीव प्राणी होते हैं, जैसे भूकंप या आते हैं, जैसे पेड़ों को भी सजीव कहा जाता है ना, जानवर, मछली, ये क्या होता है, भूकंप आते हैं तो इसमें भूकंप आने पे क्या होता है, भूगर्भ में ये नीचे दब के उनकी मृत्यु हो जाती है। जो अवशेष बचते हैं, उनके अवशेषों से क्या होता है, जो तत्व लिखते हैं, वो उन तत्वों से क्या है, ये ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयले का निर्माण होता है। जिससे पेड़ अधिक मात्रा में गर्म, पृथ्वी के भूगर्भ में गर्मी अधिक होने के साथ क्या होगा, वो पूर्ण प्रकार से जलेगा नहीं, लेकिन वो पूर्ण प्रकार से जलने के कारण वो कोयले के रूप में बदल जाएगा। पेट्रोलियम, उसमें से जो तेली चीज है वो निकलेगा, उससे क्या होगा, पेट्रोल का निर्माण होगा, और उससे जो गैस निकलेगी वो प्राकृतिक गैस के रूप में, जीवाश्मों के ईंधन के रूप में ये होते हैं। इससे अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कि किनसे बनते हैं, जो सजीव प्राणी होते हैं, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछली, जानवर, जो भी अनेक प्रकार के जीव जो मृत हो जाते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, जिन्हें जीवाश्म कहते हैं, उनसे जो ये प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोल उपलब्ध होते हैं, और करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के बाद इनका निर्माण होता है। तो इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम कोयला। कोयला, आपने कोयला देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। 5.1 में आपने कोयले में ये पिक्चर है, ये कोयला है। इस प्रकार आप दैनिक जीवन में आज भी गांव में अच्छी मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ठीक है, पत्थर जैसा कठोर होता है और ये काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधन में कोयला एक है। जो खाना बनाने के वर्तमान में प्राकृतिक जो गैस है, उन गैसों का उपयोग किया जा रहा है खाना बनाने में, एलपीजी गैस है ना। लेकिन आज कुछ क्षेत्रों में आज भी अधिक मात्रा में कोयला ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति यंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में, इसके द्वारा क्या होता है, विद्युत उत्पन्न की जाती थी तापीय यंत्रों, शक्ति यंत्रों के द्वारा हेतु भी इसका किया जाता था। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता था। तो पहले इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता। आज घरेलू उपयोग में इसका सीमित मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसका स्थान दूसरे ईंधन में ले लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोयले की कहानी। अब कोयले के बारे में मैं पूरी इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर नीचे जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। क्या थे? घने वन थे 300 मिलियन वर्ष पहले, है ना। पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र में घने वर्ष, मतलब कि करोड़ों वर्ष पहले, है ना, लाखों वर्ष पहले बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोपों, मतलब बाढ़ आई या प्राकृतिक भूकंप आए के कारणों से
ये वन मुद्रा के नीचे दब गए। किसके अंदर? मिट्टी के अंदर, पृथ्वी में, भूगर्भ में दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। संपीड़ित मतलब उसमें दब, जैसे जैसे वे हरे होते गए, उनका जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में प्रमुख रूप से कार्बन होता है। क्या होता है कोयले में? प्रमुख रूप से क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? प्रमुख रूप से कार्बन से कोयले में क्या होता है? अधिक मात्रा में कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम का कोयले में परिवर्तन को कार्बनिक कहते हैं। कार्बनिकरण किसे कहते हैं? तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम, धीरे धीरे, है ना, अधिक समय में क्रम कोयले में परिवर्तन को कार्बनिकरण कहते हैं। जो कोयले का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? तो कार्बनिकरण विधि के द्वारा कोयले का निर्माण होता है। ये क्या है? जैसे कि हम घरों में देखते हैं, लकड़ी को जलाते हैं और जलने के बाद वो कोयले का रूप ले लेती है ना। तो उस प्रकार ये अधिक समय लेती है। मृत वनस्पति होती है जो धीरे धीरे प्रक्रिया में ये कोयला बनता है, परिवर्तित होता है, तो इसे कार्बनिकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है। किससे बना होता है? ये वनस्पति के अवशेषों से, वनस्पति के जो बचे हुए अवशेष हैं उनसे बना होता है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जैसे कि 5.2 में एक कोयले के खान को दिखाया गया है। ये कोयले की खान है। 5.2 में देखो कोयले की खान, ये कोयला निकाला जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हम। वायु गर्म करने पर कोयला जलता है। वायु में गर्म करने पर कोयला क्या करता है? जलता है। और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इससे जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाई गैस उत्पन्न होती है। उद्योग में क्या करते हैं? उद्योग में कोयले के प्रक्रम, मतलब इसकी जो प्रक्रिया है द्वारा उन्हें उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस, है ना। ये सारे इसके साथ जो प्रक्रिया की जाती है उसके द्वारा उत्पादन किए जाते हैं। जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस, ये इनका निर्माण किया जाता है। फर्स्ट में कोक को पढ़ेंगे। कोक एक कठोर सरंध, क्या है? सरंध और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। उसको साफ करने में किया जाता है। इस्पात बनाने में जो पत्थर के जैसे लोहे में मिलाने पर ही क्या होता है? पत्थर के समान एक मजबूत धातु बन जाती है कोक के निर्माण मिश्रण से। ठीक है, औद्योगिक निर्माण में बहुत काम आता है और निष्कर्षण अलग करने में काम आता है। ठीक है, बी कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। यह अप्रिय मतलब जो बहुत दूषित, मतलब बदबूदार है ना, गंध है। इसकी गंध बहुत अप्रिय है, बहुत गंदी है। इसकी गंध बहुत असहनीय होती है। काला गाढ़ा द्रव्य होता है। ये क्या? द्रव्य रूप में पाया जाता है। जैसे पानी होता है ना द्रव्य रूप में, उसी प्रकार ये गाढ़ा और द्रव्य रूप में काला पाया जाता है। जो पिक्चर नंबर 5.3 में दिखाया गया है कोलतार का, ये पिक्चर है ना। लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। इसमें कितने? लगभग 200 पदार्थ होते हैं। अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जहाँ पे किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, जो हम दीवारों पे पेंट किया था ना, दरवाजों खिड़कियों पे, वो पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो इनका देखो कोलतार का किस किस में उपयोग होता है? फिर से हम देखिए, उद्योगों में होता है। जैसे संश्लेषित रंग, है ना, औषधि बनाने में, विस्फोटक बनाने में, सुगंधित पदार्थ बनाने में, प्लास्टिक बनाने में,
पेंट बनाने में, फोटोग्राफी करने में, सामग्री में, छत निर्माण सामग्री आदि में इनका प्रयोग होता है। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थिलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त होती है। जो मौत नामक जो और अन्य कीट होते हैं उनको भगाने के लिए नेफ्थिलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त होती है। तो इससे कोल तार हमें किन हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। जैसे पेंट हम दीवारों पे करवाते हैं, दरवाजों पे करवाते हैं, वो उनमें फोटोग्राफी करते हैं, उसमें भी ये रंग आते हैं। छत निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली होती है, उसमें भी हम सुगंधित पदार्थ जो हम यूज़ करते हैं उसमें विस्फोटक पटाखे जो होते हैं उनमें भी इसका उपयोग करता है। औषधियाँ जो हम आयुर्वेदिक औषधियाँ और जो होम्योपैथिक औषधियाँ लेते हैं उनमें भी इसका उपयोग होता है। और आजकल पक्की सड़कों का निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। जो हम सड़कें जो आजकल बनाई जाती है तो आज पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पादन में बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। तो आज तो सड़कें बनाने के लिए आज के वर्तमान में किसका उपयोग किया जाता है? बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलेंगे कोयला गैस। ठीक है, कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते हैं समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयले के प्रक्रम जिसके साथ प्रक्रिया की जाती है तो कोक बनाते समय जो कोक बनाया जाता है उस समय कोयला गैस प्राप्त होती है। इससे कोयले से जब कोक बनाया जाता है ना तब इसमें से कोयला गैस का निर्माण होता है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्र से निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है? जलाने में काम में ली जाती है। तो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के ईस्वी में आसपास कोयला गैस के उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता था। मतलब कि पहले जो विद्युत की जो करंट का उपयोग इस्तेमाल नहीं होता था सड़कों पे रोशनी करने के लिए, उसके पहले कोल गैस का उपयोग किया जाता था सड़कों पे रोशनी करने के लिए। कहाँ पे? लंदन और न्यूयॉर्क में। आजकल इसका उपयोग रोशनी की बजाय उष्मा मतलब कि किसी वस्तु धातु को गर्म करने के स्रोत के रूप में किया जाता है कोल गैस का उपयोग। कल हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम।